हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी यूपीआरओ एआरओ री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह नई सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आज ये जो सीरीज है, आज इसका डे 4 है। अभी तक डे 3 के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उनको आपको दिया जा चुका है और इसकी पीडीएफ भी आपके हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर आपको उपलब्ध होगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला में शुरुआत करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न आता है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित असत्य कथन की पहचान कीजिए। जिसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि उन्होंने 1812 में उर्दू भाषा में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार लिखा था। ऑप्शन बी आता है कि उन्होंने 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तिका प्रकाशित की थी। और ऑप्शन सी आता है कि उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। और ऑप्शन डी आता है कि वर्ष 1817 में डेविड हेयर या घड़ीसाज के साथ कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, जिसमें आपका ए वाला कथन असत्य होगा, या ए होगा, या ए हो गया, या ए होगा। तो इसमें 3 तो कथन आपके सत्य हैं, बट एक कथन आपका असत्य है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ये जो एकेश्वरवादियों का जो उपहार है, ये किताब राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1809 में फारसी भाषा में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक को लिखा गया था। तो इनकी ये प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तक थी। तो इनका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसमें पहला ही गलत है और क्योंकि इसमें 1812 दिया गया है, तो 1812 की जगह 1809 होगा। और इन्होंने 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तिका भी प्रकाशित की थी। और उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। और वर्ष 1817 में डेविड हेयर या घड़ीसाज के साथ कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो ये राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य हैं। तो इनको आप सीक्वेंस वाइज याद भी कर सकते हैं। अभी आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है कि ब्रह्म समाज के प्रथम मंत्री कौन थे। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है ताराचंद्र चक्रवर्ती। ऑप्शन बी आता है देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी आता है विद्यासागर। ऑप्शन डी आता है प्रसन्न कुमार टैगोर। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसमें जो ब्रह्म समाज के इसके अंतर्गत जो प्रथम मंत्री रहे थे वह ताराचंद्र चक्रवर्ती रहे थे। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो ये आपका ऑप्शन ए होगा, ताराचंद्र चक्रवर्ती तो ब्रह्म समाज के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऑप्शन ए आता है। अब इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि दर्पण नामक साप्ताहिक पत्र कौन थे, मतलब साप्ताहिक पत्र के जो प्रकाशक थे वह कौन थे। इसमें ऑप्शन ए दिया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन बी दिया गया है बाल शास्त्री जाम्बेकर। ऑप्शन सी आता है देवेंद्रनाथ टैगोर। और ऑप्शन डी आता है प्रसन्न कुमार टैगोर। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका उत्तर होगा। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें जो दर्पण नामक साप्ताहिक पत्र के जो प्रकाशक रहे हैं वह बाल शास्त्री जाम्बेकर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन बी जो दर्पण नामक साप्ताहिक पत्र का जो प्रकाशन किया गया था वह 1832 में किया गया था। किसके द्वारा? बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा, जो कि एक साप्ताहिक पत्र था। तो ऑप्शन बी होगा। अब हमारा इस श्रृंखला का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेद त्रयी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया। तो वेद त्रयी के अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा किसे नहीं शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए दिया गया है ऋग्वेद को। ऑप्शन बी आता है सामवेद को। ऑप्शन सी आता है यजुर्वेद को। और ऑप्शन डी आता है अथर्ववेद को। तो इसके अंतर्गत आपको सही की पहचान करनी है कि इसमें वेद त्रयी जो आता है, जो हमेशा इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, आपके वेदों से रिलेटेड। तो इसमें हर तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें एक बात की जाए तो इसमें आपका जो अथर्ववेद है वह आपका नहीं होगा। आपके ये जो 3 है जिसमें आते हैं आपके वेद त्रयी के अंतर्गत आपका यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, इन सभी को वेद त्रयी के अंतर्गत शामिल किया है। लेकिन ये जो आपका अथर्ववेद है इसको इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय का कार्य नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपको पहचान करनी है कि कौन सा मानव हृदय का कार्य नहीं है।
तो ऑप्शन ए दिया गया है कि रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, ऑप्शन बी दिया गया है कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ऑप्शन सी दिया गया है कि यूरिया को छानकर बाहर करना, और ऑप्शन डी दिया गया है कि रक्त के परासरणी दाब और उसकी मात्रा का नियंत्रण करना। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो कौन से उत्तर सही होगा आप बताइए। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह आपका बी होगा, क्योंकि ये जो मानव गुर्दे का कार्य नहीं है रक्त में शर्करा का नियंत्रण, क्योंकि इसके तरह देखा जाए तो रक्त में जो शर्करा का नियंत्रण है करने में मानव गुर्दे की कोई भूमिका नहीं होती है। मानव जो होता है वह वृक्कों में बनने वाले पत्थर मुख्यतः कैल्शियम ऑक्सीनेट का बना होता है। ये जो आपके वृक्क हैं वह कैल्शियम ऑक्सीनेट के बने होते हैं और इसमें शर्करा की मात्रा का कोई नियंत्रण या कोई भूमिका नहीं होती है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी होगा। और आपका इसके अंतर्गत सही मानव गुर्दे के संदर्भ में क्या क्या है कि रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण भी करता है, यूरिया को छानकर बाहर भी करता है, और रक्त के परासरणी दाब तथा उसकी मात्रा का नियंत्रण भी करता है। तो इसके अंतर्गत आपका पहले ए, सी और डी ये तीनों मानव गुर्दे के संदर्भ में इसके कार्य हैं, बट आपका जो बी है वह आपका कार्य नहीं है और आपके प्रश्न में आपका जो नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि छपाई कार्य में प्रयुक्त स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए दिया गया है मीथेन से, ऑप्शन बी दिया गया है एसिटिलीन से, ऑप्शन सी आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड से, और ऑप्शन डी आता है बेंजीन से। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें ऑप्शन में कौन सा कथन सही होगा। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपका ऑप्शन ए होता है, क्योंकि इसमें मेथेन आता है। मेथेन के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें ऑप्शन ए है। तो मेथेन जो है वह छपाई कार्य में एक प्रयुक्त स्याही में मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। तो जो छपाई कार्य में जो स्याही प्रयुक्त होती है वह किससे प्राप्त होती है, मीथेन के अपघटन से। मीथेन के उच्च तापमान पर जलाने पर कार्बन ब्लैक बनता है और जिसका उपयोग छपाई की स्याही बनाने के लिए किया जाता है। तो आपकी जो छपाई मतलब कि जो आपका प्रिंट होता है, तो प्रिंट के संदर्भ में बात की जाए तो आप उसके अपघटन से, तो इसके अपघटन से आपकी मीथेन गैस के संदर्भ में होता है। तो इसमें जो आपकी स्याही में प्रयोग होता है वह मीथेन का प्रयोग होता है, और यह जो होती है वह उच्च तापमान पर जलाने पर कार्बन ब्लैक बनता है जिसका उपयोग छपाई स्याही बनाने के लिए किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आता है तो आपका ऑप्शन ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको ऑप्शन ए दिया गया है कि रेडोन गैस जो होती है वह प्रकृति में नहीं पाई जाती है जिसका उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। ऑप्शन बी आता है कि प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन हेतु विसर्जन नलिकाओं में नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी दिया गया है कि गोताखोर पानी में श्वास हेतु नाइट्रोजन और फ्रीयन गैस का उपयोग करते हैं, और ऑप्शन डी आता है कि जिनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको असत्य कथन की पहचान करनी है कि इसके अंतर्गत कौन सा कथन असत्य होगा। तो आपको सोच कर बताना है कि इसमें आपका एक कथन असत्य है और 3 कथन सत्य है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जब गोताखोर पानी में श्वास हेतु नाइट्रोजन और फ्रीयन गैस का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसके अंतर्गत व्याख्या को देख लेते हैं कि ये ज़्यादातर देखा जाए तो ये ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रित टैंक का उपयोग करते हैं। तो ये किसका उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रित टैंक का उपयोग करते हैं। जबकि ट्यूबलाइट में देखा जाए तो इसमें नियॉन और पारद वाष्प गैस भरी जाती है और प्रशीतकों में सामान्यतः फ्रीयन गैस भरी जाती है। तो ये विभिन्न गैसों के अंतर्गत विभिन्न तरीके की गैसें आती हैं कि इसमें श्वास हेतु ऑक्सीजन और हीलियम में मिश्र टैंक का उपयोग होता है, और ट्यूबलाइट में नियॉन तथा पारद वाष्प गैस भरी जाती है और प्रशीतकों में सामान्यतः फ्रीयन गैस भरी जाती है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी होगा। और इसके जो जिसमें पहला जो है वो देखा जाए तो रेडोन गैस जो होता है इसकी प्रकृति में नहीं पाई जाती है जिसका उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन हेतु विसर्जन नलिका में नियॉन गैस का प्रयोग होता है और जिनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो गोताखोर जो उपयोग करते हैं वह ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रित टैंक का उपयोग करते हैं, और ट्यूबलाइट में नियॉन और पारद वाष्प गैस भरी होती है और प्रशीतकों में फ्रीयन गैस भरी होती है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस शारीरिक विक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध होता है। थ्रोम्बिन के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है प्रजनन, ऑप्शन बी दिया गया है उत्सर्जन, ऑप्शन सी दिया गया है वृद्धि, और ऑप्शन डी दिया गया है रक्त जमाव। तो इसके अंतर्गत आपको सही कथन की पहचान करनी है।
तो थ्रोम्बिन के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि थ्रोम्बिन भी जो है वह रक्त जमाव के संदर्भ में कार्य करता है, तो ऑप्शन डी आएगा। कि शारीरिक विक्रम रक्त जमाव में थ्रोम्बिन का संबंध है। थ्रोम्बिन रक्त में उपस्थित एंजाइम है जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित कर रक्त जमाव में मदद करता है। और रक्त समूह की जो खोज है वह कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी, जो कि RH कारक की खोज लैंडस्टर एवं बीनर बंदर में की गई थी। तो ये शारीरिक प्रक्रम में जो रक्त जमाव के संदर्भ में थ्रोम्बिन आता है, थ्रोम्बिन के संदर्भ में है कि एक तरीके से एंजाइम है जो कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित कर रक्त जमाव में मदद भी करता है। और इसमें रक्त समूह की जो खोज है वह कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। और RH कारक की जो खोज है वह लैंडस्टीनर तथा बीनस बंदर के द्वारा बीनर बंदर ने की हुई थी। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन डी होगा। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है। ऑप्शन ए दिया गया है हीमोफीलिया, ऑप्शन बी दिया गया है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी दिया गया है क्षय रोग और ऑप्शन डी दिया गया है कैंसर। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा कथन सही होगा। तो वंशानुगत संचारित होने वाला रोग कौन सा है, तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए है, क्योंकि हीमोफीलिया जो है वह वंशानुगत संचारित होता है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो यह पैतृक रक्तस्राव हीमोफीलिया आनुवांशिक बीमारी है जो सामान्यतः पुरुषों को होती है एवं औरतों द्वारा फैलती है। मतलब पुरुषों को होती है बट औरतों के द्वारा ये बीमारी फैलती है। हीमोफीलिया रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन में शीघ्रता से खून का थक्का जमा देने की क्षमता भी होती है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन में क्या होता है, खून का थक्का जमा देने की भी क्षमता होती है, जैसे कि अभी एक और पहले क्वेश्चन आया हुआ है उसके संदर्भ में भी देखा। और यह एक आनुवांशिक बीमारी होती है जो सामान्यतः पुरुषों में होती है और इसके औरतों के द्वारा फैलती है। और यह हीमोफीलिया रक्त में एक थर्मोप्लास्टिक नामक पदार्थ की कमी से होती है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस कारण से पानी में भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ऑप्शन ए दिया गया है, इसके अंतर्गत आपका आता है ध्रुवण, ऑप्शन बी दिया गया है अपवर्तन, ऑप्शन सी आता है परावर्तन और ऑप्शन डी आता है विवर्तन। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें कौन सा कथन सही होगा। तो डुबाई हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो इसमें ऑप्शन बी होगा जो कि एक अपवर्तन है। तो इसके अंतर्गत व्याख्या को देख लेते हैं कि प्रकाश में जब अपने मूल पथ से विचलन की घटना अपवर्तन कहलाती है और अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो यह जो घटना होती है वह अपवर्तन के कारण होती है। तो इसके संदर्भ में ये जो आपके डेली बेसिस पे जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो आज फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट और क्वेश्चन लाए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए जा रहे हैं कि आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस भी हो, डिटेल के साथ आपको ये भी पता चले कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत और भी किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। तो एक क्वेश्चन में सभी डिटेल को दिया गया। तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद।